नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम छंद का स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा जो हिंदी का सेकंड पेपर है उसमें ये टॉपिक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था छंद विवेचन, छंद के से तात्पर्य। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छंद के घटक क्या हैं, छंद के भेद, गण, इनके बारे में जानेंगे पूरी व्याख्या के साथ। और साथ ही व्याख्या करने के बाद इनसे संबंधित जो एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। छंद का स्वरूप, तो अगर हम छंद के स्वरूप की बात करें तो छंद कविता के उस विशेष तालबद्ध रूप को कहते हैं जिसमें शब्द, वर्ण और मात्राएं एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। छंद कविता का सौंदर्य, संगीत, लय, ताल, अनुशासन निर्धारित करता है। तो छंद क्या है? कविता को, जो एक हमारी सीधी सी कविता होती है, छंद के माध्यम से उसमें क्या सौंदर्यता आ जाती है, उसे एक संगीतमय मिल जाता है, लयबद्ध हो जाती है और अनुशासित हो जाती है। तो ये क्या है? छंद का स्वरूप है। छंद का जो मूल स्वरूप है उनमें क्या 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 चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे नियत मात्राएं, नियत वर्णों की संख्या। अगला जो हमारी लय और ताल। अगला चौथा नंबर पद विन्यास और गण संरचना। तो एक छंद का जो मूल स्वरूप है उसमें क्या नियत मात्राएं होनी चाहिए, नियत वर्णों की संख्या होनी चाहिए, लय होना चाहिए, ताल होना चाहिए, पद विन्यास होना चाहिए और गण संरचना होनी चाहिए। तो छंद का जो स्वरूप है कवि को बंधे हुए नियम में अभिव्यक्ति देता है जिससे काव्य में सुमधुरता आती है। तो छंद क्या है? एक जिससे कविता को क्या मिलती है? एक मधुरता मिलती है, सौंदर्यता मिलती है। तो उस वो कार्य सारा कौन करता है? कविता में सुंदरता लाने का कार्य कौन करता है? छंद करता है। आगे हम बात करेंगे जो नंबर दूसरा है हमारा, छंद के घटक। तो घटक क्या हैं उसके उससे जानेंगे छंद के। तो छंद क्या है? हमारे मुख्य रूप से वैसे 5 घटकों से मिलके बना है, जिसमें सबसे पहला घटक है हमारा वर्ण। तो छंद में वर्ण, जिससे हमें पता चलता है कि छंद कौन सा छंद है, क्या है। तो वर्ण उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जो एक लघु होता है, एक गुरु। तो लघु की मात्रा में 1 मात्रा काउंट की जाती है और गुरु में 2 मात्राओं को गिना जाता है। नंबर दूसरा है हमारे इसमें घटक के में मात्रा। तो स्वर की समय मानक इकाई होती है। इसमें मात्रा जैसे ह्रस्व मात्रा और दीर्घ। ह्रस्व माने छोटी लघु और दीर्घ माने बड़ी। तो ह्रस्व में 1 मात्रा और दीर्घ में 2 मात्राओं को हम लेते हैं। नंबर तीसरे घटक की हम बात करें तो तीसरा हमारा पद। तो छंद के प्रत्येक पंक्ति को पद कहते हैं। तो जो छंद में जो पंक्तियां होती हैं तो वो सभी पंक्तियों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। नंबर चौथा है हमारा वृत्त। तो वृत्त क्या है? तो वृत्त है हमारा जो वर्ण और मात्राओं की क्या होती है? निश्चित क्रम रचना होती है। तो वर्णों और मात्राओं की निश्चित क्रम रचना को क्या कहा जाता है? वित्त। अगला हमारा पांचवा घटक है इसका गण। तो गण 3-3 वर्णों का समूह होता है। जैसे गण में हम बात करते हैं जैसे यगण, मगण, सगण। तो इस प्रकार से 3-3 समूहों के वर्णों में गण की गणना की जाती है। तो गण में जो गण होते हैं हमें गणों में हम बात करते हैं। जैसे हम पहला गण जैसे हमने मनाया य गण, यगण, मगण, सगण। तो ऐसे 3-3 वर्णों के समूह को वर्ण गण कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे छंद के भेद। अब वो छंद के क्या क्या भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हिंदी और संस्कृत में छंदों के 2 बड़े वर्ग मिलते हैं। तो छंद के भेद के अंतर्गत हमने छंद को 3 वर्गों में बांटा है। उनमें से जैसे नंबर 1 है वर्ण वित्त वृत्त। तो इसके अंतर्गत वर्णों लघु गुरु पर आधारित छंदों को लिया जाता है। तो वर्ण वृत्त में हमारे मुख्य रूप से जो छंद आते हैं तो उनमें जैसे नंबर 1 है शार्दुल, विक्रीडित, वंशज, हरिगीतिका,
अगला आता है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। दूसरे वर्ग में हमारे आते हैं मात्रा वृत्त। तो इसमें क्या मात्राओं पे आधारित ये दो छंद होते हैं। इनके उदाहरण हैं, मात्रा के उदाहरण हैं दोहा, रोला, चौपाई, सोठा, हरि गीतिका। अगला तीसरा वर्ग जो हमारा है पद्य वृत्त। तो इनके अंतर्गत कुछ छंद आते हैं जैसे गीतिका, घनाक्षरी, बरवे, छपय आदि। आगे हम बात करेंगे गण। तो गणों का विस्तृत विवरण। तो अभी हमने जो छंद के घटक पढ़े थे, जो उसमें हमारा पांचवा घटक था वो गण था। तो यहाँ पे हम उनका पूरे गणों के बारे में जानेंगे, कितने गण होते हैं। तो मुख्यतः तीन तीन वर्णों लघु गुरु के समूह को गण कहते हैं। अष्टगण तो हमारे कितने गण होते हैं, टोटल 8 गण होते हैं। तो साथियों यहाँ पे पूरा विस्तृत रूप से हमें बता रखा है, दिखाया है कि कैसे हम गणों को का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कॉलम बना है गण का। फिर उसके बाद से उसके स्वरूप कैसे लघु गुरु योजना होती है। फिर वो प्रतीक मतलब कौन आगे से शुरुआत कौन से गण से होती है। तो जैसे जैसे प्रतीक है हमारा यो, तो यो का तीन तीन जैसे तीन तीन वर्णों का ये समूह होता है। यहाँ पे यो गण, तो ये इससे किसका प्रतीक है, यो का। अगला है म गण, तो ये मौ का। नंबर तीसरा है त गण, तो ये किसका है, तो का। अगला र गण, किसका प्रतीक है, रो का। अगला है स गण, किसका प्रतीक है, सौ का। अगला है ज गण, तो ये प्रतीक है जौ। भ गण, भौ। न गण, नो। तो ये टोटल हमारे कितने गण हैं, 8 गण हैं। तो छंदों की पहचान हम मुख्य रूप से किससे करते हैं, गणों से करते हैं। तो गण की कैसा क्रम है उससे पता चलता है कि इसमें कौन सा छंद है। अगला हम बात करते हैं मुक्त छंद की। तो साथियों ये मुक्त छंद क्या होता है। इस छंद में ना तो किसी चीज का बंधन होता है, ना वर्णों का बंधन होता है, ना कोई निश्चित लय होती है, ना पद विन्यास होता है। तो ये अपने नाम से ही, जैसे इसका नाम है मुक्त छंद, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। जैसे आज की अगर हम बात करें, जो हमारी आधुनिक हिंदी की कविताएं हैं, वो अधिकांश अधिकांश कविताएं मुक्त छंद पे आधारित हैं। और अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो जूही की कली कविता थी, वो भी मुक्त छंद पे ही लिखी गई है। तो इसमें क्या तो कॉमन रूप से मुक्त छंद एक सभी चीज जो बंधनों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब ना वर्णों का कोई बंधन होता है इसमें, ना कोई निश्चित लय होता है, अपने आप में एक मुक्त छंद है। तो साथियों आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट लिखे। और तो आज हमने पढ़ा क्या छंद के क्या घटक हैं और उसके क्या गण हैं और उससे संबंधित बातों के बारे में जाना। अब हम इसी पे आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, छंद का मुख्य आधार क्या है। तो यहाँ पे बात कर रखी है कि छंद का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, व्याकरण है, लय और ताल है, अलंकार है या रस है। तो अगर हम बात करें छंद के मुख्य आधार की, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लय और ताल। तो छंद का मुख्य आधार क्या है, लय और ताल है। अगले प्रश्न की बात करें, मात्रा कितनी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पूछा है मात्रा कितनी प्रकार की होती है। तो अभी जैसे हमने बात करी थी मात्राओं के प्रकार, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 या 4। तो हमारे जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, मात्रा हो जाएंगी हमारे 2 प्रकार की। तो मात्राएं 2, एक लघु और गुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वर्ण एक मात्रा का होता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा वर्ण एक मात्रा का होता है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं गुरु, लघु, संयुक्त या री।
तो हमारा जो इसका सही उत्तर है, तो कौन सा वर्ण एक मात्रा का होता है, तो एक मात्रा पूछी है, तो एक मात्रा का जो वर्ण होता है हमारा वो कहलाता है लघु। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लघु। अगला प्रश्न हमारा, वृत्त वृत्त किसका समूह है? तो यहाँ पे पूछा है वृत्त किसका समूह है, तो ऑप्शन दे रखे हैं अलंकार का, वर्ण या मात्रा विन्यास का, रस का या संवाद का। तो यहाँ पे जो वृत्त है किसका समूह है, तो वह है वर्ण या मात्रा विन्यास का। तो वर्ण या मात्रा विन्यास का समूह है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोहा किस प्रकार का छंद है? तो पूछा है दोहा किस प्रकार का छंद है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वर्णवृत्त, मात्रावृत्त, मुक्त छंद या गीतिका। तो पूछा है दोहा के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारा दोहा, जैसे कि आप सभी को पता है, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो किसकी बात हो रही है? मात्रा की। तो दोहा हमारा किस प्रकार का छंद कहलाएगा? मात्रावृत्त। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो दोहा में हम किससे पता चलता है कि दोहा छंद है? मात्राओं की गणना के आधार पे। अगला प्रश्न हमारा लघु वर्ण का चिन्ह है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो लघु वर्ण का चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ हमें चिन्ह दे रखे हैं, जैसे एक ये डैश कर रखा है, फिर एक ऐसे ऊपर को घुमाया हुआ, ये 2 डंडे और ये गुणा का निशान। तो इसमें जो हमारा लघु वर्ण का चिन्ह है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस चिन्ह से हम लघु वर्ण की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा गुरु वर्ण का मान कितना होता है? तो गुरु वर्ण का मान से यहाँ पे तात्पर्य है कि गुरु वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें हमें दे रखा है 1 मात्रा, 3 मात्रा, 2 मात्रा या 4 मात्रा। तो हम गुरु वर्ण में कितनी मात्राओं को लेते हैं? 2 मात्राओं को। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो पूछा है 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, तो हमें ऑप्शन दे रखे रस कहलाता है, वृत्त कहलाता है, गण कहलाता है या पद कहलाता है। तो अभी हमने जब ऊपर व्याख्या की पूरी व्याख्या पढ़ी थी, तो वहाँ पे 3 वर्णों के समूह को हमने पढ़ा था। तो 3 वर्णों का समूह हमारा क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तो 3-3 वर्णों से एक गण की प्राप्ति हो रही थी, एक गण बन रहा था। तो वो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमें यहाँ पे मात्राएं दे रखी हैं, कौन सा गण है? तो आप देखिए यहाँ पे डैश डैश करके और ऐसे मात्रा दे रखी है। अब इसमें पूछा है कि ये कौन सा गण है। तो हमने गणों पे बात करी थी, हमारे 8 गण होते हैं और 3-3 वर्णों का एक गण होता है। तो इसमें जो हमारा, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये यगण है, रगण है, जगण है या नगण है। तो यहाँ पे मात्रा दे रखी है, एक डैश, फिर ये छोटी मात्रा, फिर डैश। तो ये हमारा जो इसका उत्तर बनेगा ये हमारा है यगण। कौन सा गण है? ऑप्शन नंबर ए, यगण। तो इसका सही उत्तर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यगण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है। तो इसमें हमें 3 डैश डैश दे रखे हैं, 3 याली मात्राएं दे रखी हैं, कौन सा गण है और पूछा है इसमें कौन सा गण है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, म गण मगण है, तगण है, भगण है या सगण है। तो ये जो है मात्राएं ये यहाँ पे दर्शाती हैं ऑप्शन नंबर ए को, म गण। तो ये कौन सा गण है? इसमें मगण गण है। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त छंद में क्या नहीं होता?
तो यहाँ पे पूछा है मुक्त छंद की बात की है, तो उसमें पूछा है कि क्या नहीं होता है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था, मुक्त छंद अपने आप में एक प्रकार का मुक्त है, ना किसी चीज़ का बंधन है, ना मात्राएं हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है, क्या नहीं होता, लय नहीं होती, भाव नहीं होते, नियमबद्ध मात्राएं नहीं होती, या भाषा नहीं होती। तो मुक्त छंद में क्या नहीं होता पूछा है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, नियमबद्ध मात्राएं। तो मुक्त छंद में नियमबद्ध मात्राएं नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न है हमारा, चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद की बात कर रखी है, इसकी पंक्ति में कितनी मात्रा होती है प्रत्येक पंक्ति में। तो ऑप्शन दे रखे हैं 16 मात्रा, 24 मात्रा, 18 मात्रा या 20 मात्रा। तो चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 16 मात्रा। अगला प्रश्न है हमारा, छंद के किस घटक में वर्ण गण आते हैं। तो छंद के किस घटक में वर्ण गण आते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पद में, वृत्त में, रस में या अलंकार में। तो छंद के हमारा जो घटक हमने पढ़े थे उसमें वर्ण गण किस में आते हैं, वो आते हैं वृत्त में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर है वृत्त। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा छंद वर्णवृत्त है। तो यहाँ पे हमें छंद दे रखे और पूछा है कि कौन सा वर्णवृत्त है। तो ऑप्शन दे रखा है दोहा, रोला, शार्दुल, विकीर्णित या सोठा। तो यहाँ बात कर रखी है वर्ण वृत्त की, तो जिसमें वर्णों से हम पता लगाते हैं कि छंद है, तो वो छंद हमें बताना है। तो इसमें जो सही जवाब है हमारा वो है शार्दुल विकीर्णित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। शार्दुल विकीर्णित छंद को हम वर्ण छंद कहते हैं। बाकी दोहा, रोला, सोल्ठा ये हमारे हैं मात्रिक। इसमें हम मात्राओं से इनका पता लगाते हैं। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छंद का संगीतात्मक पक्ष क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा है, लय है, रस है या अलंकार है। तो छंद का जो संगीतात्मक पक्ष है, जिससे संगीत का पता चलता है, तो वो है हमारा लय। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही जवाब है लय। अगला प्रश्न है, कौन सा गण है। तो यहाँ पे हमें मात्राएं दे रखी है, पूछा है कि इसमें कौन सा गण है। तो इसमें हमें बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं सगण, रगण, जगण या यगण। तो जो इसमें जो गण है हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, सगण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी कविता की हर पंक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे, छंद, पद, रस या अलंकार। तो किसी कविता की हर पंक्ति को कहा जाता है पद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर बनेगा, पद। अगला प्रश्न हमारा, छंद किसका नियमबद्ध रूप है। ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा का, मात्रा विन्यास का, अलंकार का या रस का। तो छंद किसका नियमबद्ध रूप है, इसका सही जवाब है मात्रा विन्यास का। तो छंद मात्रा विन्यास का क्या है, नियमबद्ध रूप है। अगला प्रश्न हमारा, मुक्त छंद का अर्थ है। तो यहाँ पे पूछा है मुक्त छंद का अर्थ क्या है। ऑप्शन दे रखे, बंधन युक्त छंद, लंबा छंद, प्रतिबंध रहित छंद, वर्ण छंद। तो मुक्त छंद का अर्थ पूछा है, तो मुक्त छंद का जो अर्थ है वो है प्रतिबंध रहित छंद, जिसमें कोई भी बंधन ना हो, वो मुक्त छंद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नगण का स्वरूप है। नगण का स्वरूप है, तो यहाँ पे हमें हमें कुछ मात्राएं दे रखी हैं। तो नगण को कैसे पहचाना जाता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये इसका क्या है, सही उत्तर है। नगण का स्वरूप, नगण को ऐसे पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु वर्ण किससे बनता है। ऑप्शन दे रखे, दीर्घ स्वर से,
ह्रस्व स्वर से, संयुक्त व्यंजन से या मात्राओं से। तो गुरु वर्ण हमारा जो बनता है वो बनता है दीर्घ स्वर से, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर, उसी को गुरु वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, दीर्घ स्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोहा की दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण कितना होता है? तो पूछा है दोहा की जो दूसरी पंक्ति होती है उसके अंतिम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें मात्राएं दे रखी हैं, हमें ऑप्शन दे रखा है 13 मात्राएं, 11, 24 या 16। तो दोहा की जो दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण होता है उसमें होती है हमारी 11 मात्राएं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा, 11 मात्राएं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा छंद मात्रावृत है? तो यहाँ पे पूछा है मात्रावृत छंद कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं इंद्रवज्या, शालिनी, रोला या वंशथ। तो इसमें जो मात्रावृत है वो है हमारा रोला, रोला छंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, रोला छंद। अगला प्रश्न है हमारा, तगण का स्वरूप। तो यहाँ पे तगण का स्वरूप पूछा है। यहाँ पे कुछ मात्राएं ये दे रखी हैं मात्राएं, तो इसमें हमें तगण को कैसे पहचान सकते हैं वो बताना है। तो तगण, तो इसका जो स्वरूप है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके स्वरूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ऐसे तगण को पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, छंद किसका अनुशासन है? तो पूछा है छंद किसका अनुशासन है। ऑप्शन दे रखा है गद्य का, पद्य का, नाटक का या व्याकरण का। तो छंद किसका अनुशासन है? पद्य का। पद्य का, तो हम पद्य में हम कविताएं लिखते हैं, तो छंद किसका? पद्य का अनुशासन है। अगला प्रश्न है हमारा, छंद का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं अर्थ बदलना, कविता में ताल देना, भाषा बदलना या रस हटाना। तो छंद का प्रमुख कार्य हमें हमारा क्या है? किसी भी कविता को ताल देना। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही उत्तर है, कविता में ताल देना छंद का प्रमुख कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सगण का रूप। तो यहाँ पे सगण का रूप पूछा है। सगण को हम कैसे पहचानते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर है, सगण को हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोहा में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? तो दोहा छंद की बात करी है तो पूछा है इसमें कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? 1 होती है, 4 होती है, 2 होती है या 3 होती हैं। तो दोहा छंद में कुल हमारी होती हैं 2 पंक्तियां। ऑप्शन नंबर जो बी सी है इसका सही उत्तर है, 2 पंक्तियां। 2 पंक्तियां होती है और 4 चरण होते हैं, जिस प्रकार से अलग अलग चरण में मात्राएं होती हैं। जैसे पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, छंद जिसमें मात्राओं का बंधन ना हो। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा छंद है जिसमें मात्राओं का बंधन ना हो। अभी हमने पढ़ा भी था। तो ऑप्शन दे रखे हमारा नंबर 1 दे रखा है वृत्त, मुक्त छंद, दोहा या सवैया। तो ऐसा छंद जिसमें मात्राओं का बंधन ना हो वो हमारा कहलाता है मुक्त छंद। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या है, सही उत्तर है, मुक्त छंद। तो साथियों बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न है हमारा, गण शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं रस से, वर्ण व्यवस्था से, अलंकार से या भाषा से। तो पूछा है गण शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो है वर्ण व्यवस्था से। तो गण हमारा किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से। तो ये थे हमारे आज के क्लास 30 हमारे एमसीक्यू प्रश्न और व्याख्या सहित। तो आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।